नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नामा पर। अपने उपन्यास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने उपन्यास के आखिरी पड़ाव की ओर, अपने आखिरी पार्ट की ओर, पार्ट 24 की ओर। आओ चंदर, बिनती ने कहा और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और चंदर की बाह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। तब क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंदर ने बिनती के सिर पर हाथ रख कर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली, दीदी, सुधा दीदी। चंदर को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली। उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल, बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। चंदर चुपचाप चंदर के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंदर, और आंसू छलक गए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुका कर बोले, अबॉर्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर, किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं। परसों से होश नहीं आया। जाओ, कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई है और नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंदर, अभी आता हूँ। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदर ने सुना ही नहीं। यह क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जिया जी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे, मैं सो रही थी। सासा जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी हैं। मैंने जल्दी से फोन किया। पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास। किसी को और नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा। खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे और एक नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत बेहाल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उनका कलेजा उल्टा जाता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए और चंदर से बोले, वेहीमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे में सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थी और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते तो देखा होगा, तो तभी आप उसका अनुमान लगा सकते हैं, उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिनती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था वह। पापा लौटकर आए, हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद अंगुलियों का रंग रक्तहीन त्वरित हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़े थे।
पलकों के चारों ओर कालापन गहरा हो गया था और आंखें जैसे बाहर निकली गई पड़ती थी। खून इतना अधिक हो गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मर दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदर ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए ही उसने करवट बदली। फिर कराही और फिर सिर में से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज। नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थीं। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट गए। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूं, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके हुए आए हो, तुम चले जाओ, सो जाओ, मैं देख लू रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिनती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिनती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर हवा दी। सासा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है सुधा, क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप। बिनती बोली, अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिनती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो तुम कल जीजा जी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विजयपट्टनम या कोलंबो में, जहाँ जी कंपनी के पत्ते से दिलवा देना तार। जहाँ जी कंपनी के पत्ते से दिलवा देना का कार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिनती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहे सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोछने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज थी कि जैसे सुधा को नरक के दूत पकड़े ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। ज्यों ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिनती, डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन? गेतू, आओ बैठो। चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हांफने लगी, आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिनती को बुलाया। बिनती पास जाकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए, और सुधा की बांह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती पापा कहाँ हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले शरबत तैयार कर। जा, चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला जा। बिनती फफक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी। शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया, रूंधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे, तुम चंदर हो क्या? मैं तुम्हें पहचानती नहीं। अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा। मेरी क्या हालत है, लेकिन तुम्हें क्या? जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए। नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे के बाहर गया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों में चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसु
तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो, कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता गेसु। बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हैं? अच्छा पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा ना तुम बोले न चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सोना था। जाओ, महाराजिन ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिनती ने चंदर को बुलाया। देखा, चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिनती बोली और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। बिनती गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी थी। चंदर को देखते ही बोली, चंदर आओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ। अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डेलीरियम अब भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? यह चंदर नहीं है, यह चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ, मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो गेसु। जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो न निभाए। ओ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डेलीरियम होता है। साथा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिनती और चंदर बाहर चले गए। बिनती बोली, ये सिविल सर्जन है, उसने खून मंगवाया। देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया। सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। फिर बेवकूफ डॉक्टर ने देखा था। चंदन ने फोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई, सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। तीन घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है? अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में डाट की पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू करती हुई दानों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिराने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृत्यु प्राय चेहरे की ओर देखते हुए। बिनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रह कर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एक और देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रह कर बिनती की सिसकियां, पापा की निश्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थीं। चंदर का हाथ बिनती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफार्म सुंघा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठीं। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर ने बिनती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिनती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिनती और चंदर उठकर आ गए। आहा चंदर, तुम आ गए, हमारे लिए क्या लाए? पगली कही की मारे खुशी के चंदर का गला भर गया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए? चंदर, कल रात को ही आ गए थे हम। चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया, बात मत करो, उसने कहा।
उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए, अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे जरा भी परेशानी ना हो। सुधा ने चंदर को बुलाया, चंदर पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं, अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छी पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है, चंदर ने बहुत प्यार से कहा। अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना। कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ। चंदर उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा। सुधा दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसीलिए देखना चाहती हो कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूं, उनसे क्षमा मांग लूं। चंदर तुम तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो, शाम को मंगवा देंगे बेटी, अब 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा। बिनती यहाँ आओ। बिनती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा पापा तेरे जिम्मे हैं। बिनती रोकर बोली, दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली, गोद से हटाकर से तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूंगा बेटी, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे। जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट गए। सुधा ने चंदर को बुलाया, बोली, मैं झुक नहीं सकती। बिनती यहाँ आ। हाँ, चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही, अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो। इधर आओ चंदर, बैठ जाओ, अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो ऐसे। अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत चंदर, तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वह शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना, लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, या नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या ना मिलो चंदर। उफ, कितनी तकलीफ है चंदर, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबरा कर उठ गया, पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिनती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने लगी। नर्स भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम कौन हो? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ चंदर, मैं जाती हूँ। इसके साथ घबराना मत, मैं अभी आती हूँ, तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी, मैं जा तो रही हूँ। बिनती मेरी चप्पल ले आ जा। अरे पापा कहाँ हैं पापा? और सुधा का सिर चंदर की बाह पर लुढ़क गया। बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। अब चलते हैं इसके उपसंहार की ओर। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच रह गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वह किसी दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी।
अपनी भयानक लहरों के सिकंजे के सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर, अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगल कर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिनती, जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था और वह बूढ़ा सा लगने लगा था। और यह सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ, उसके फूल छोड़ आओ, लेकिन देखो शाम को जाना जब वहाँ भीड़ भाड़ ना हो। अच्छा। और चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगे। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिनती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश कर पड़ी हुई थी। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थक कर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चढ़कर चंदर बैठ गया। बिनती उसके बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे, सिर्फ पतवारों की छप छप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। जाओ। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा। बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोर कर बोला, बिनती, यदि रोई तो यही फेंक देंगे उठाकर, कमबख्त अभागी। बिनती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठाई ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा। फिर झपटकर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग नेक दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं, चुप होगी। चंदर ने पागलों की तरह बिनती को धकेल दिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चंदर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिनती की आंचल से पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिनती, रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंदर का गला भर आया और राख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं रुक करूंगा। उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिनती। चंदर ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होठ राख में तन गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहाने लगी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना रहो। तो दोस्तों, आपका उपन्यास गुनाहों का देवता, जिसे धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया था, वो समाप्त हो चुका है। ये था धर्मवीर भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। चंदर की कहानी, सुधा की कहानी, बिनती की कहानी, डॉक्टर शुक्ला की कहानी, या कहें तो इन सब की कहानी को सजाए था ये उपन्यास, जो बहुत कुछ कहता है हमसे। प्यार की एक अलग परिभाषा बताता है कि प्यार जो है सिर्फ
दो लोगों का मिलन नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है। उनके बीच में उनके विश्वासों का मिलन है और उनके बीच में जो एक संतुष्टि होती है, सिर्फ त्याग की भावना जो होती है, त्याग करने के बाद भी जो संतुष्टि होती है, वो इस उपन्यास में दिखाया गया है। इस उपन्यास को पढ़ने से आपके मन में प्रेम की एक अलग परिभाषा जाग उठेगी। प्रेम की परिभाषा इसमें दिया गया है, इसमें त्याग है। चंदर सुधा जो आपस में ही भी बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके मन में कभी कोई गलत भावना नहीं थी। उनके मन में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था, लेकिन वो प्रेम एक दूसरे के प्रति त्याग भी था। चंदर भी प्रेम करता था सुधा से, लेकिन दोनों ने त्याग की भावना अपनाई। सुधा भी प्यार करती थी चंदर से, लेकिन सुधा ने अपने को शादी के बंधन में केवल चंदर के कहने पर उस शादी के बंधन में बंध गई। और फिर इसी तरह इन दोनों कहानियों का, इन दोनों के लोगों के प्यार का सुधा के मृत्यु के बाद अंत हो गया। यही कहते हैं कि मतलब प्यार जो है एक त्याग की भावना होती है दो लोगों के बीच, दो आत्माओं के प्रति। तो ये जो है आप मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि ये मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है पूरी, आप जाकर पूरा उपन्यास को मेरे 1 से लेके पार्ट 24 तक पूरे उपन्यास को पढ़ें, क्योंकि अगर आप भी प्यार करते हैं या कर रहे हैं तो प्लीज़ इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। आपको प्यार की एक नई परिभाषा बताई गई है इसमें, जो हमारे प्रसिद्ध धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, तो जाकर इसे ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ अब हमारा ये उपन्यास का जो सिलसिला था वो समाप्त हो चुका है। हम मिलेंगे, आएंगे नेक्स्ट पार्ट में किसी और कहानी के रूप में, किसी और कविता के रूप में या किसी और उपन्यास के रूप में। हम आपसे रूबरू ऐसे ही होते रहेंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल पर, द साहित्यनामा चैनल पर। यहाँ पर आपको साहित्य से जुड़ी सारी चीज़ों का मिलेगा, संपूर्ण अध्ययन मिलेगा, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो। मैं सिर्फ सारांश नहीं बताऊंगा आपको, हर एक उसके टॉपिक को, हर एक लाइन को पढ़कर आपको बताऊंगा, आपको सुनाऊंगा और हर एक के साथ आपको एक नई सीख दूंगा। चाहे जो लिखा गया हमारे महान महान रचनाओं ने, महान महान लेखकों ने जो कुछ भी लिखा है, उससे हमको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है और उसी को पढ़कर मैं आपको वो सीख आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको प्रदान करूंगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल द साहित्यनामा चैनल पर। आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।